Hello students, welcome to my channel AKC Maths Classes. Myself AK Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 13 surface area and volume. Exercise 13.2 question number 7. क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका स्टेटमेंट देखिए आप. द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. इट इज 10 मीटर डीप. Find first point its inner curved surface area. Part second, the cost of plastering this surface at the rate of rupees 40 per square meter. इसका मीन देखिए आप क्वेश्चंस में. द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, आप देख रहे हैं फिगर में एक ये सर्कुलर वेल है, वेल समझ रहे हैं आप, जिसकी हमने हाइट को ऐसे डिनोट किया हुआ है और रेडियस को टॉप एंड बेस को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ है. वेल इज देखिए द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, डायमीटर इसका जो है डी, जिसको हम स्मॉल डी से हमने डिनोट किया, वो है 3.5 मीटर. इट इज 10 मीटर डीप. उसकी जो डेप्थ है जिसको हमने एच से डिनोट किया हुआ है वो आपकी 10 मीटर है. इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, इसका हमको इनर कर्व सरफेस एरिया काउंट करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन में था फर्स्ट पार्ट तक. सेकेंड पार्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस सरफेस एट द रेट ऑफ रुपीज 40 पर स्क्वायर मीटर. इसकी जो प्लास्टरिंग की गई है उसकी जो कॉस्ट है वो आपको काउंट करना है एट द रेट ऑफ रुपीज 40 पर स्क्वायर मीटर से. इस रेट से हमें उसकी प्लास्टरिंग का कॉस्ट काउंट करना है. ये क्वेश्चन का मीन था. अब आइए क्वेश्चंस में, इसके सॉल्यूशंस में. देखिए हम इसके पहले आपको हिंट कर दें कि जो कर्व सरफेस एरिया है जिसको हम CSA यानी कर्व सरफेस एरिया से हम डिनोट कर रहे हैं, इसका हम चूंकि इनर कर्व सरफेस एरिया है तो ये इनर कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा 2 पाई RH. हम यहां पर 2 पाई RH का फार्मूला यूज करेंगे जो कि इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है. ठीक है, ये तो हो जाएगा फर्स्ट का सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है ना. अब हम आते हैं सेकंड में. देखिए तो सेकंड में कहता है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. तो कॉस्ट ऑफ, जब हमें कॉस्ट काउंट करना होता है तो हमें रेट इनटू एरिया का हम फार्मूला लगाते हैं. ठीक है ना. तो जो फर्स्ट से हमारी जो रेट हमने काउंट करी, इसका जो एरिया हमने काउंट कर लिया है, ये हमारा एरिया फर्स्ट पॉइंट से हमको काउंट हो चुका है. और जो इसका रेट है जो कि हमें गिवन है रुपीज 40 पर स्क्वायर मीटर, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट इंटू एरिया इक्वल टू कॉस्ट. ठीक है ना. इस तरह से हम कॉस्ट को काउंट कर लेंगे. ठीक है. और चूंकि यहां पर देखिए मीटर, स्क्वायर मीटर कहा गया है, इसलिए हमारे मन में ये बात होना चाहिए कि हमें जो वैल्यूज गिवन है वो सभी मीटर में होना चाहिए. अगर नहीं है तो कर लें. ठीक है, इस बात को माइंड में रखते हुए फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, ये हमने आपको पूरी समरीज की हिंट कर दी, यानी हम जो करना चाहते हैं वो क्या है और क्यों करना चाहते हैं, कैसे वो काउंट होगा, इन बातों को हमने आपको क्लियर कर दिया. अब आप एक्सरसाइज, अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी. ठीक है ना, और भी अच्छे से समझ में आता जाएगा. सोल्यूशन में देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को लिखने की जो फॉर्मेलिटी है वो आपको मैं बता रहा हूं पूरी सिस्टम से. देखिए गिवन इनर कर्व सरफेस वेल, गिवन इन अ सर्कुलर वेल है. ठीक है, इट्स डायमीटर D, जिसको हमने स्मॉल d से डिनोट किया, वो आपका 3.5 मीटर. इट्स डेप्थ यानी गहराई जिसको कहते हैं, उसको हमने H से डिनोट किया हुआ है, तो वो आपकी H इक्वल टू 10 मीटर है. रेट, जिस रेट से हम प्लास्टरिंग की कॉस्ट काउंट कर रहे हैं वो रेट वह है रुपीज 40 पर स्क्वायर मीटर. ठीक है. अब देखिए ये तो था आपका गिवन था. टू फाइंड में फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट था इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकंड है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट रुपीज 40 पर स्क्वायर मीटर. ये दो पॉइंट्स हैं जो हमें काउंट करना है, टू फाइंड में है. अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट में. फर्स्ट पॉइंट कहता है इनर कर्व सरफेस एरिया. देखिए कहता है कि इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. इट्स 10 मीटर डीप. फाइंड फर्स्ट इनर कर्व सरफेस एरिया. इनर कर्व सरफेस एरिया ये आपका इनर मतलब इंटरनली अंदर का. ठीक है ना. और कर्व सरफेस वेल है. ठीक है ना. तो वेल में देखिए ओपन आउट होगा, नीचे बेस जो है ना वो भी वाटर में होगा, तो जो कर्व सरफेस एरिया वो 2 पाई RH से काउंट होगा. ठीक है ना. ये 2 पाई RH से यहां पर हम फार्मूला लगा रहे हैं, यानी क्यों हमने इस फार्मूले को यूज किया उसको मैं आपको हिंट कर रहा हूं. ठीक है ना. 2 पाई RH. अब देखिए यहां पर हमें जो वैल्यू गिवन है वो हमें क्या दिया गया है, डेप्थ यानी कि डायमीटर दिया गया है, तो हमने 2 पाई RH को पाई 2R की जगह पर D लिख दिया.
बिकॉज वी नो दैट d इक्वल टू 2r। तो पाई डी एच ये फॉर्मूला हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ा हमारा और इजी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए पाई डी एच, ये हमने इसमें वैल्यू में जो फार्मूला था इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7, डी आपकी 3.5 और जो आपका एच है वो आपका 10 आपका था, और ये पूरा जो कि एरिया है वो आ जाएगा स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। इज इक्वल टू 22/7, ठीक है, इंटू 35, 10 इंटू 3.5 में 35 आ जाएगा। और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 7 5 जा 35। तो अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 0 5 2 10 110 स्क्वायर मीटर। ये हमारा एरिया काउंट हो चुका है, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल, राइट। तो हमने यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 110 स्क्वायर मीटर। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो कि इसका सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में देखिए कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इंटू एरिया, ठीक है। तो रेट इंटू एरिया हमने फॉर्मूला लगाया। अब रेट हमारे पास गिवन है, एरिया हमने काउंट कर लिया है, फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं आप, ठीक है ना, 110 स्क्वायर मीटर। तो रेट हो जाएगा आपका 40 जो हमें गिवन है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं रेट 40 रुपीज 40 पर स्क्वायर मीटर। तो हो जाएगा आपका रेट हो जाएगा 40 और एरिया हो गया 110। ये कॉस्ट है रुपीज से शो किया जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4400 ये रुपीज इसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। देयरफॉर द रिकॉर्ड कॉस्ट इज रुपीज 4400, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट उसको देखें आप। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना है फिर से। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक पानी को गर्म करने का एक सिस्टम है, ठीक है ना, हॉट वाटर सिस्टम। देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप, जो कि सिलेंड्रिकल पाइप के शेप में है। अब सिलेंड्रिकल पाइप कह दिया तो आपका माइंड सिलेंडर में आना चाहिए, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, जिसकी लेंथ जो है वो 28 मीटर है, लेंथ है, उसको हम h से डिनोट करेंगे यहां पर, ठीक है ना। एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, और सिलेंड्रिकल पाइप की जो डायमीटर है, जैसे आप फिगर में यहां देख रहे हैं सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, इसका जो डायमीटर है जिसको हमने स्मॉल d से डिनोट किया हुआ वो यहां पर 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो इसका जो टोटल रेडिएटिंग सिस्टम है, जो टोटल रेडिएटिंग जो सरफेस है वो हमें काउंट करना है, ठीक है ना। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। इसका रेडिएटिंग जो सिस्टम है, आपका सरफेस है, वो हमें यहां पर काउंट करना है, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है कि ये रेडिएटिंग सरफेस कैसे होगा, क्या होगा। यहां देखिए उसने कहा रेडिएटिंग सरफेस जो हीट देता है वो सरफेस उसने पूछा है, टॉप एंड बेस की बात नहीं हुई है, ठीक है ना। उसने कहा जो हीटेड है, जो हीट देगा जिससे वाटर हीटेड होगा, गर्म होगा, राइट। तो वो जो सरफेस होगा वो कर्व सरफेस होगा। यानी यहां पर ये बात आती है क्योंकि बेस और टॉप दोनों कवर होते हैं, उसके बिटवीन वाटर होता है और वो हीटेड होता है, उसको गर्म होता है। लेकिन यहां पर हम टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं करेंगे, हम यहां पर कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जो आपका सरफेस है वही हीटेड है, वो हीट देगा, और वो उसने इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। जो रेडिएट का दाम मींस गर्म हो रहा है, ठीक है ना, हीट दे रहा है, वो आपका उस सिस्टम का, उस जो आपका रेडिएटिंग जो सरफेस है उसका आपको सरफेस एरिया काउंट करना है, ठीक है ना। तो वही हमने कहने का मतलब था कि आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि भाई हमने यहाँ पर 2πr क्यों यूज किया और हमने टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं यूज किया, राइट। हमने कर्व सरफेस यूज किया, टोटल नहीं यूज किया। तो इसका रीजन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया। अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इजी वे पे इस चीज को समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आ गया, आपका रेडिएटिंग सरफेस का मीन आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो हीट दे रहा है, रेडिएट हो रहा है, ठीक है ना, वो हो जाता है इसका कर्व सरफेस एरिया ही, जिसमें हीट प्रोवाइड हो जाती है, जिसके थ्रू हीट प्रोवाइड होती है। अब देखिए इसके सॉल्यूशंस में आइए आप। सॉल्यूशन में देखिए गिवन इन ए सिलेंड्रिकल पाइप, इट्स लेंथ जिसको हमने h से डिनोट किया हुआ है 28 मीटर एंड डायमीटर d इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
जिसको हमने देखी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। हमने आपसे इसके पहले भी कहा कि आपको अगर जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो स्टार्ट में जो गिवन है वो जरूर लिखना है आपको, उसकी जो स्टेप है, क्योंकि उसी से आपको क्लियर होता है कि यहाँ पर यूनिट कैसी है, यूनिट सेम है कि नहीं है, इस पर आप यहाँ पर कंसंट्रेट होते हैं। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर मीटर था हाइट में जो उसकी, ठीक है ना, और यहाँ डायमीटर में देख रहे हैं आप सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर डायमीटर उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। जब यूनिट सेम होगी तभी हमको सॉल्व करना है। अगर यूनिट हमारी सेम हमने नहीं किया और उसके बाद सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया। अब यहाँ पर कैसे हमने 100 का डिवाइड किया, बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमने 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो 5/100 इज इक्वल टू 0.05 मीटर। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब आता है टू फाइंड में देखिए जो हमें काउंट करना है वो है टोटल रेडिएटिंग सरफेस। वो उस रेडिएटिंग सरफेस को हम काउंट करना चाहते हैं जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो वो जो होगा सिस्टम हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो वही कहा गया कि टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम इज इक्वल टू CSA ऑफ द पाइप। CSA मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, ठीक है ना। और इसका जो फार्मूला आएगा वो 2πRH होगा, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में 2R की पर D सब्स्टिट्यूट कर दिया, बिकॉज वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2R, D इज इक्वल टू 2R। तो जहां 2R लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, 2R को इसकी जगह पर हमने D सब्स्टिट्यूट कर दिया तो जाएगा πDH। अब हम ये फार्मूला हमारा थोड़ा शॉर्ट हुआ, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पाई की वैल्यू चूंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम 22/7 ही यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो वैल्यू हमें गिवन होती है हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी आपको माइंड में रखना है। पाई की वैल्यू 22/7 और डी आपका जो डी है, डी की वैल्यू 0.05 और आपके जो एच है वो हो जाएगा 28 मीटर, ठीक है ना। और इस तरह से ये जो कैलकुलेशन आएगा टोटल वो स्क्वायर मीटर में होगा, इसकी यूनिट स्क्वायर मीटर होगी। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि स्क्वायर मीटर, ये हमने कैसे स्क्वायर मीटर लिख दिया। क्वेश्चंस में आती है बच्चों के माइंड में, आपके माइंड में बात आ रही होगी कि कहीं हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, कहीं सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, या मीटर में क्वेश्चन है तो कहीं स्क्वायर मीटर लिखते हैं, कहीं मीटर क्यूब लिखते हैं, कहीं मीटर लिख देते हैं। ये क्या है, ये यूनिट कैसे डिसाइड होती है? इसके पहले हमने आपको जो वीडियोस थे उसमें भी हमने आपको बताया है, लेकिन हम यहाँ पर फिर से आपको रिवाइज कर रहे हैं इस चीज को कि आप माइंड में रखें, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होती है और अगर यूनिट मिस्टेक हो जाती है तो फिर आपको का जो आंसर के जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए हम आपको बता रहे हैं, बहुत सिंपल है, आप फार्मूले में जाएं, फार्मूले से ही यूनिट डिसाइड होती है, ठीक है ना। कैसे डिसाइड होती है, देखिए यहां पर है πDH या यहां पर देखिए 2πRH, यहां पर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, R और H वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल होते हैं हम उस पर कंसंट्रेट होते हैं। यहां पर 2 वेरिएबल्स है, R और H, ठीक है ना। तो R क्या हुआ मीटर और H भी क्या हुआ मीटर, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर, इसलिए स्क्वायर मीटर आ गया। यहां देखिए हमने πDH लिखा हुआ था, पाई कांस्टेंट है, D और H वेरिएबल है, तो ये मीटर हुआ, D और H भी मीटर हुआ, तो मीटर इंटू मीटर यूनिट का भी मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो यहां देखिए मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर, इस तरह से ये स्क्वायर मीटर यूनिट डिसाइड होती है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि यूनिट को हम कैसे डिसाइड करते हैं। वॉल्यूम आप मान लीजिए काउंट कर रहे हैं, L इंटू बी इंटू एच, तो L भी लेंथ है, B ब्रेथ है और H हाइट है, तीनों ही आपकी वेरिएबल है, ठीक है ना। तो वेरिएबल में लेंथ मीटर है मान लीजिए, और आपका लेंथ ब्रेथ भी आपकी मीटर है और हाइट भी मीटर है, तो 3 मीटर्स हो गए, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। इस तरह से हमने वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिखा हुआ है, ठीक है, लिखते हैं। ये तो था आपको यूनिट को कैसे हम डिसाइड करते हैं, वो हमने आपको फिर से हिंट किया। अब चलिए आगे चलते हैं, इसका जो कैलकुलेशन आएगा 22/7 और इसमें जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 7 4 जा 28, 7 जा 7, ठीक है ना, और 7 4 जा 28। अब जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4.4 स्क्वायर मीटर, और ये मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई थी। कैलकुलेशन से आपका आ जाएगा यहाँ पर 22 इंटू 0.05 इंटू 4, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। आंसर को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 4.4 स्क्वायर मीटर। आंसर भी देना कंपलसरी होता है क्योंकि आंसर के मार्क्स भी डिसाइड होते हैं, निश्चित होते हैं, इसलिए हमें आंसर को भी एक्सप्लेन करना होता है। इसको भी अपने माइंड में आप रखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप,
फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 में जिसको मैं रीड करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको आपको समझना है, ठीक है। इस पे आप कंसंट्रेट रहें कि ये क्वेश्चन क्या कहता है और वो चीज जो कही जा रही है वो कैसे काउंट की जाएगी, जो काउंट करने के लिए कहा जा रहा है वो कैसे काउंट किया जाएगा, इस बात पे आप विशेष कंसंट्रेट रहें। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड में है फर्स्ट पॉइंट, द लेटरल आर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक that is 4.2 मीटर in diameter and 4.5 मीटर हाइट। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में आइए आप। सेकंड पार्ट कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। फर्स्ट पार्ट तो जी है, लेकिन सेकंड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था वो, उसका मीन द लेटरल, देखिए द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। लेटरल और क्लोज, ठीक है ना, लेटरल ये आप कह लीजिए या क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक था आपका। देखिए लेटरल कह लीजिए या कर्व सरफेस एरिया, दोनों का मीन एक ही है। आप चाहे लेटरल करके स्टार्ट करिए क्वेश्चन को या कर्व सरफेस करके, दोनों अलग नहीं है, सेम है, ठीक है ना। तो पहले बात तो ये हो गई दोनों ये सेम है, ठीक है। एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक पेट्रोल स्टोरेज टैंक, जो आपका पेट्रोल का जो टैंक है वो कैसा है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। देखिए कह रहा है क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, यानी कि टॉप एंड बेस दोनों तरह से भी वो क्लोज है और कर्व तो है ही है कर्व सरफेस में, ठीक है ना। अब वो कहता है टैंक दैट इज 4.2 मीटर डायमीटर, जिसका डायमीटर 4.2 मीटर है एंड 4.5 मीटर हाई, और इसकी जो हाइट है वो आपकी 4.5 मीटर हाइट है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में हमें काउंट क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट में देखिए, फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या था, उसने कहा था कि आपका लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, कर्व सरफेस एरिया बोला उसने। और कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है आप इसी वे पे जानते हैं, 2πRH या πDH, राइट। तो हम यहां पर इस फार्मूले को यूज करके इसका इजी वे पे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, ठीक है ना। एक्चुअली जो स्टील वहां यूज हो रहा है वो बताइए, स्टील का ही पेट्रोल टैंक है वो, ठीक है ना। तो जो उसमें उसको मेकिंग यानी बनाने में जो स्टील यूज हो रहा है वो भी स्टील नहीं, एक्चुअली स्टील, दो वर्ड्स हैं यहां पर, स्टील एक है एक्चुअली स्टील, ठीक है ना। स्टील में पूरा सब कंप्लीट हमने स्टील परचेस किया और उसको बनाते समय कुछ कटिंग हुई, वेस्टेड हुआ, तो जो वेस्टेज के बाद जो स्टील मिल रहा है जिससे टैंक कंप्लीट हुआ वो एक्चुअली स्टील कहलाता है। यहां पर हमको ये वर्डों पर भी कंसंट्रेट होना है कि यहां पर स्टील और एक्चुअली स्टील का क्या मीन होता है, तो हमने आपको यहां पर क्लियर किया कि यहां पर एक्चुअली स्टील मीन्स है उस स्टील जो कि पूरे पेट्रोल टैंक को बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है ना, वो एक्चुअली स्टील होगा। यहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं इस चीज को हिंट कर रहा हूं। फिर देखिए मैं फिर से रीड कर रहा हूं, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ, एक्चुअली स्टील इफ, ठीक है ना, used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। जो स्टील था उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हुआ है, ठीक है ना। तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे, उसके बाद जो स्टील में रिमेन होगा, बचेगा, उससे स्टोरेज टैंक, पेट्रोल स्टोरेज टैंक बन रहा है, ठीक है ना। यानी हमको 1/12 जो है ना स्टील का जो पार्ट है उसको हमको रिमूव करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो स्टील है तो उस स्टील को हमें जो जिससे हम अब जो एक्चुअली स्टील है इससे हम इस टैंक को बना रहे हैं, मेकिंग द टैंक, ठीक है ना। तो वो स्टील को बताना है कि वो कितना है, ठीक है ना, उसका, ठीक है ना, उसका एरिया हम आपको बताएंगे कितना स्टील का जो एरिया है वो बचा हुआ है जिससे टैंक बन रहा है, बनाया जाएगा। ये दोनों पार्ट थे इसके। सेकंड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, उसको हम और भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते समय आपको पूरा और चीज और क्लियर करेंगे। वैसे हमने पूरी इसकी समरी हिंट की है आपको कि हमें करना क्या है, मेथड हमने आपको हिंट कर दिया है। अब मैं आता हूं इसको सॉल्व में, इसके सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस में देखिए आप फिगर में देख ही रहे हैं, यहाँ पर एक स्टोर आपका सर्कुलर आपका पाइप के शेप का जो टैंक बना हुआ है सिलेंडर शेप में,
इसका जो एक्सिस है उसको ओ डैश से डिनोट किया हुआ है, आर और जो आर देख रहे हैं टॉप एंड बेस में वो रेडियस को शो कर रही है, जो इसकी हाइट है वो इसको हमने एस से डिनोट किया हुआ है, और जो इसका डायमीटर है ठीक है वो स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। ठीक है ना, ये हमने आपको फिगर में एक्सप्लेन किया। गिवन में देखिए इन अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक इट्स डायमीटर स्मॉल डी इक्वल टू 4.2 मीटर, जो कि हमें गिवन है, ये गिवन चल रहा है। ठीक है, रेडिएटिंग आपका जो रेडियस है, रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आर का टू डी अपॉन टू 4.2/2 जो 2.1 मीटर, क्योंकि हमें डायमीटर दिया गया था और हमें आर की जरूरत थी तो हमने लिख दिया d/2। आर को हमने d/2 यानी डायमीटर को हमने 2 से डिवाइड किया, उससे रेडियस आ जाएगी जो कि आई है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर थी। एंड हाइट h इक्वल टू 4.5 मीटर, इसकी जो हाइट है वो आपकी 4.5 मीटर है, जो कि क्वेश्चंस में गिवन है। अब देखिए ये तो आपका गिवन था। अब इसके फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है कि यहाँ पर लेटरल आर कर्व सरफेस एरिया हमको काउंट करना है, जो कि क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 2πr है, जिसको मैंने आपको हिंट किया, और इसका फॉर्मूला में 2πr की जगह में πdh लिखा, बिकॉज d इक्वल टू 2r, राइट। तो 2r की जगह में d सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए 22/7 पाई की वैल्यू, d आपका 4.2 और आपका h जो है वो 4.5, ठीक है, और ये एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 7 1 जा 7, ये कैंसिल किया, 7 6 जा, ठीक है, 4.2 यानी 0.76 जा 0.6 आएगा यहाँ पर। देखिए ये 0.6, 0.6 कह लीजिए आप, 0.6, ठीक है। तो 22 इंटू 0.6 इंटू 4.5, ठीक है, स्क्वायर मीटर। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 59.4 स्क्वायर मीटर। इस तरह से हमारा ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो इसको लिखेंगे इसके आंसर को, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 59.4 स्क्वायर मीटर। और इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखिए इसको मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था, मैं इसी लेके चल रहा हूं आगे, कि लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द स्टील यूज बी एक्स स्क्वायर मीटर, क्योंकि वो कह रहा है कि वेस्टेड है 1/12 ऑफ द स्टील, ठीक है ना। तो हमें एक्चुअल क्या है ये हमें क्लियर करना चाहिए पहले। तो अब नहीं है क्लियर तो हमने उसको एक्स सपोज कर लिया। तो वही हमने लिखा कि यहां पर लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द स्टील यूज बी एक्स स्क्वायर मीटर, राइट, उसको हमने एक्स सपोज कर लिया। अब x हो गया, देन एरिया ऑफ द स्टील वेस्टेड इन मेकिंग टैंक 1/12 ऑफ x, जो टोटल स्टील था जो हम जिससे को लेकर के हमें बनाना था, तो वो जो एक्चुअल अभी स्टील है, ठीक है, अभी वो स्टील था, स्टील जो हमने लिया हुआ है, तो उसका 1/12 पार्ट्स वेस्टेड है, तो वो किसका, x का। तो हम लिखेंगे जो x का 1/12 पार्ट है x से हमें काउंट करना है, तो हम लिखेंगे x इंटू 1/12, ठीक है ना, यानी 1/12 ऑफ x, जिसको हम लैंग्वेज यहां पर कहेंगे, या जो मैंने लिखा कि 1/12 ऑफ x का 1/12 पार्ट, तो जाएगा आपका यहां पर ऑफ मींस यहां इंटू हो जाएगा 1/12 इंटू x, तो x/12 स्क्वायर मीटर। इतना जो पार्ट है, ठीक है ना, वो वेस्टेड पार्ट है। अब वेस्टेड पार्ट है, ये तो वेस्टेड पार्ट हमको पता चल गया। तो अब एक्चुअल एरिया, एक्चुअल स्टील क्या हुआ, अभी तो हमने स्टील में से वेस्टेड पार्ट को काउंट किया, जो कि क्या था आपका x/12 स्क्वायर मीटर है। अब ये जो वेस्टेड पार्ट है इसको हमको टोटल जो स्टील में से कट करना है, ठीक है ना, नेचुरली यहां पर हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ द स्टील प्रेजेंट इन द टैंक, जो आपका प्रेजेंट जो टैंक है उस पर जो स्टील है जो जिससे वो बना हुआ है टैंक, वो हो जाएगा x माइनस x/12। टोटल स्टील में से वेस्टेड पार्ट x/12 को हमने सबट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि प्रेजेंट इन द टैंक, यानी एरिया ऑफ द स्टील प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द टैंक, टैंक में जो इस समय स्टील प्रेजेंट है मींस एक्चुअल स्टील, राइट, वो होगा टोटल स्टील में से जो वेस्टेड स्टील जो हमने काउंट किया है उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो 12 1 जा 12 माइनस x, 12x माइनस x, तो जाएगा 11x/12 स्क्वायर मीटर। और इस तरह से हमने ये एरिया, एक्चुअल एरिया काउंट कर लिया 11/12 ऑफ x या 11/12 x स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। अब ये जो एरिया आया, ये एरिया क्या है भाई, ये एरिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, क्योंकि इससे टैंक बना हुआ है।
अब इससे टैंक बना हुआ है तो नेचुरली क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, तो टॉप एंड बेस दोनों को हम काउंट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बेस, कर्व सरफेस एरिया जो होगा आपका, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बेस, इनको भी इंक्लूड करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच और टॉप एंड बेस हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट द टॉप एंड बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप इज जस्ट लाइक अ स्क्वायर, जस्ट लाइक अ कर्सर, आप जस्ट लाइक अ सर्किल, ठीक है ना। ये सर्किल किस शेप में होगा, ठीक है ना, जो आपका टॉप एंड बेस है वो जस्ट लाइक अ सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट कहलाता है जो कि सर्किल शेप में होगा और इसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि वी नो दैट एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका टॉप एंड बेस सर्किल के शेप में है, इसलिए इसके जो एरिया होगा पाई स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जो हमने यहां पर शो किया हुआ है। यहां देखिए आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, ठीक है, x इक्वल टू 12/11, आप देखिए टोटल इसमें देखिए आपका टीएस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जो हमने यूज किया है, ये कैसे आए वो हमने आपको हिंट किया। यहां देखिए ये हमने किया 11/12 x इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, ये आपका इक्वेशन बना। और यहां पर देखिए x को यहीं रखा, 11/12 को ट्रांसफर कर दिए, जब इसको ट्रांसफर करते हैं तो 12 न्यूमरेटर में जाएगा, 11 डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है ना, तो जाएगा 12/11 इंटू टीएसए ऑफ द टैंक, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। अब 12/11 इंटू 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसकी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की, ठीक है ना। अब 2 पाई आर को हमने टेक आउट ले लिया कैलकुलेशन को इजी गोइंग करने के लिए, तो यहां h प्लस आर आएगा, ठीक है, तो 12/11 इंटू 2 पाई आर, देखिए 2 पाई 2 हो गया, पाई की वैल्यू आपका हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू 2.1 और h प्लस आर, तो h की वैल्यू 4.5 और r हो गया 2.1, ठीक है ना। अब इनका जो कैलकुलेशन आएगा आपका, तो कैलकुलेशन में देखिए 12/11 इंटू 22/7 इंटू 2.1, इनका जो सम आएगा वो हो जाएगा 6.6, ठीक है ना। अब यहां से देखिए जब इनका कैलकुलेशन हम करते हैं तो देखिए 7 से हमने यहां से कैंसिल किया तो 7 7 3 जाती है, यानी 0.3 आएगा यहां पर, ठीक है ना, 0.3, 7 3 21 होता है, पॉइंट लगा तो 0.3, ठीक है ना। तो ये आपका 7 से कैंसिल हुआ। अब देखिए हम यहां से कैंसिल करते हैं इसको 11 से, 11 को हमने इसको कैंसिल किया, 11 2 जा 22, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए ये वैल्यूज डिनोमिनेटर सभी आपकी रिमूव हो गई, सब कैंसिल हो चुकी है। अब 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 0.3 इंटू 6.6, इनका जो मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आ जाएगा 95.04 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। ये हमारा आया, किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू है, ठीक है ना, x की वैल्यू 95.04 स्क्वायर मीटर। और x को हमने क्या सपोज किया हुआ था, x को देखिए आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमने सपोज कर लिया था कि जो था एक्चुअल एरिया ऑफ द स्टील यूज बी x स्क्वायर मीटर है, ठीक है ना, वो हमारा ये x था जो कि आ चुका है 95.04 स्क्वायर मीटर। Therefore, the actual area of the steel used is equal to 95.04 स्क्वायर मीटर, यानी ये जो है एक्चुअल स्टील है जिससे टैंक को बनाया गया है, ठीक है ना। इस तरह से हमें एक्चुअल जो स्टील है वो हमने काउंट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर यू सी द frame of a lamp set. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp set. ये जो क्वेश्चंस है एक लैम्प सेट के बारे में है कि जो लैम्प सेट है उसको बनाने में जो यूज हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन है कि इन द फिगर आप यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प सेट का फ्रेम है टू कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ, जो कि डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर किया गया जैसा फिगर में देख रहे हैं। Decorative cloth with a decorative cloth. Yes, the frame has base diameter is 20 सेंटीमीटर। इसका जो बेस डायमीटर जिसको स्मॉल डी से हमने डिनोट किया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर का है।
एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ओनली ये हाइट है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर द फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। ऊपर टॉप देख रहे हैं और ये बॉटम है, इनमें एक मार्जिन दिया गया है, इतना मार्जिन है जो कि 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के ये मार्जिन है, ठीक है ना, जिसको वो डेकोरेट जिसमें किया गया मार्जिन टॉप एंड बॉटम एंड द फ्रेम फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज बी रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग दैट लैम्प सेट। तो इसमें कितना क्लॉथ लगा है इस लैम्प सेट को कवर करने में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में किया गया है। तो देखिए इसमें जो आपकी टोटल हाइट थी वो तो 30 सेंटीमीटर थी, जो मार्जिन है वो आपके 2.5 सेंटीमीटर, जो कि हम इसको यहां से कट करेंगे, ठीक है ना, कट करके उसको हम ऐड करेंगे उसमें। तो देखिए क्योंकि लैम्प सेट तो इतना है लेकिन मार्जिन ये दिया गया है, तो इसमें हम इसको ऐड करके टॉप एंड बॉटम का और फिर इसमें हम ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं उसमें गिवन इन अ लैम्प सेट इट्स डायमीटर डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देख रहे हैं आप जो डी डायमीटर है जो कि 20 सेंटीमीटर का है, एंड हाइट जो हाइट है वो आपकी कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो ये लैम्प सेट की हाइट हो गई, ठीक है ना, प्लस जो मार्जिन है टॉप एंड बॉटम ये मार्जिन कहलाता है, राइट, टॉप एंड बॉटम का जो मार्जिन है वो 2.5 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2.5 का मीन्स होता है 2.5 प्लस 2.5, ठीक है ना। तो ये इतना जो मार्जिन है इसके साथ वो 30 सेंटीमीटर में ऐड किया जा रहा है ताकि टोटल आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो 2.5 इंटू 2 मीन्स 5, तो 30 प्लस 5 यानी 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आ गया हाइट, ये टोटल ये हाइट आ गई, ठीक है। अब आता है टू फाइंड, जो हमें काउंट करना है। टू फाइंड में देखिए क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द कवरिंग द लैम्प सेट, ठीक है ना, जो क्लॉथ है उस लैम्प सेट को कवर करने के लिए वो रिक्वायर्ड क्लॉथ वो आपको यहाँ पर काउंट करना है। द रिक्वायर्ड क्लॉथ यूज्ड इट्स कर्व सरफेस एरिया, जो उसको बनाने में जो टोटल क्लॉथ यूज हो रहा है वो उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल है, ठीक है ना। अब कर्व सरफेस एरिया जो हमें काउंट करना है वो क्या होगा 2πRH, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए हमने कर्व सरफेस एरिया क्यों सिलेक्ट किया, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, क्योंकि लैम्प सेट है जो नीचे भी यहां से एक ऊपर भी ओपन होगा, ओनली कर्व सरफेस ही रहेगा जिससे वो लैम्प कवर हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर हमने CSA यानी कर्व सरफेस एरिया 2πRH का फॉर्मूला यहां पर यूज किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2πRH को 2RH का 2D होता है, तो यहां पर πDH इसी का 2πRH के ऊपर में लिखा है πDH, ठीक है। अब यहां पर पाई की वैल्यू 22.7, डी जो है 20 है और h आपकी 35 हो गया, ठीक है ना। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 7 1 जा 7 हो गया और 7 5 जा 35, ठीक है। अब 20 इंटू 5 इंटू 22 इसका जो कैलकुलेशन आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया था। Therefore the required area is 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना जो है वो क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी इस लैम्प सेट को कवर करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू आपका पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there was 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? क्वेश्चन को थोड़ा आप समझेंगे। यहां पर द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय, एक विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, वो वहां पर एक कंपटीशन किया जा रहा है जो कि पेन होल्डर को बनाने में है, उस पेन होल्डर को डेकोरेट करने में है। जो पेन होल्डर है उसको डेकोरेट करना है और साथ ही में उसके जो रेडियस है वो होगी पेन होल्डर की 3 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 10.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन के हिसाब से कार्डबोर्ड जो आपका पेन होल्डर है उसको डेकोरेट करना है, ठीक है ना। अब इस तरह के जो कंपटीटर्स हैं वो आपके 35 कंपटीटर्स हैं, ठीक है। और साथ ही में जो पेन होल्डर है उसका जो
कर्व सरफेस होगा प्लस बेस, इनको लेकर के डेकोरेट करना है, ठीक है ना। तो देयर वाज 35 कंप्यूटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड, तो उसको बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज होगा, 35 कंप्यूटर्स के लिए हमें कितना कार्डबोर्ड प्रोवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो ये इस पर यहां पर ये क्वेश्चन है जो कि हमें काउंट करना है यहां पर। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर देखिए आप पेन होल्डर का मैंने शेप बनाया हुआ है, इसकी हाइट को हमने एस से डिनोट किया हुआ है, लेंथ को हमने एस से, ठीक है, डिनोट किया हुआ है। यहां पर जो आपका बेस हो जाएगा, बेस यहां पर रेडियस है, बेस यहां पर रेडियस, और रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, ये रेडियस हमने यहां पर शो किया, ठीक है ना, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रेडियस यहां पर शो होगी, ठीक है, स्मॉल आर से, और हाइट को हमने एस से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर गिवन में इन अ सिलिंड्रिकल शेप्ड पेन होल्डर, जो पेन होल्डर है वो किसका शेप देख रहे हैं आप, किस टाइप का है, सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है ना। इट्स रेडियस आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ पेन होल्डर्स टू बी मेड इक्वल टू 35 पेन होल्डर्स यहां पर बनाए जाने हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस है, ये तो था क्वेश्चंस में कि हमें क्या करना है, क्या गिवन है। टू फाइंड में देखिए टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड बाय ईच पेन होल्डर्स, ठीक है ना, जो कि ईच पेन होल्डर्स हैं उनके लिए कितना कार्डबोर्ड, एक यानी एक जो कंप्यूटर है उसके लिए कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होता है, वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर प्लस बेस एरिया। इतना एक पेन जो आपका कंप्यूटर है उसके लिए इतना कार्डबोर्ड यूज होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, एक पेन होल्डर का जो कर्व सरफेस एरिया है प्लस उसका जो बेस एरिया है, ठीक है ना, ये इनका जो सम आएगा वो एक कंप्यूटर को दिया जाएगा, ठीक है ना, एक कंप्यूटर के लिए वो रिक्वायर्ड एरिया होगा, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला यूज होगा वो है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 पाई आर एच, अब देखिए यहां पर 2 पाई आर एच, यहां पर 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 3 है और एच आपका 10.5 है, ठीक है, प्लस 22/7 इंटू 3 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3 स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आएगा। अब देखिए यहां जब सॉल्व किया जाएगा यहां पर, तो सॉल्व करने में देखिए यहां पर 44, 22 इंटू 2 44, ठीक है, और यहां पर देखिए यह जाएगा 4.5, इनका जो कैलकुलेशन है 4.5 प्लस 22/7 इंटू 3 जा 9, तो ये जो कैलकुलेशन आया वो ये कैलकुलेशन था सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए इनका जो सम है वो हो जाएगा 190, मल्टीप्लाई जो होगा 44 इंटू 4.5, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका 198, और 22/7 इंटू 9 इनका मल्टीप्लाई किया जाए 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर इनका जो सम होगा वो आ जाएगा 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप ये भी यहां पर कह सकते हैं कि इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा आपका 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इनको सम किया जाएगा तो 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, क्योंकि ये जब हम डिवाइड करते हैं तो बाकी की डेसिमल की जो वैल्यूज है वो हमने उनको निगलेक्ट किया हुआ है, इसलिए जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्स होती है। इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये सेकंड होंगे आपका। अब देखिए कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कंप्यूटर्स, क्योंकि जो आपका टोटल कंप्यूटर्स हैं वो कितने हैं, 35 हैं। अभी ओनली 1 के लिए काउंट किया गया था एरिया, आप 35 के लिए काउंट करना है, तो इस एरिया में हम 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कंप्यूटर्स इक्वल टू 226.28 इंटू 35 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमने ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट की हुई है, ठीक है ना। तो 35 का हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें 35 कंप्यूटर्स के लिए एरिया काउंट करना है कार्डबोर्ड का। तो यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 7,920 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकी हमने डेसिमल की जो वैल्यूज हैं वो हमने निगलेक्ट की हुई है, ठीक है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 7,920 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स क्या मीन हो जाता है, लगभग, यानी इतना हमको लगभग एरिया की जरूरत पड़ेगी इस कार्डबोर्ड के लिए जो कि कंप्यूटर्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हमें
उसके रूल्स को समझना है, उसकी जो क्वेश्चन का जो डिमांड है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या काउंट करना है हमें। ये सब करने के लिए हमें क्वेश्चंस को जो लिखने का हमारा सिस्टम है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। उसमें होना चाहिए गिवन, यानी क्या क्या गिवन है वो आप देखें, गिवन में कौन सी वैल्यूज, क्या वो जो उसकी यूनिट है क्या वो सेम है कि नहीं है, इस पे हमको ध्यान देना है। इसके बाद क्वेश्चंस में जो आपको गिवन रहता है उसकी मेन वैल्यूज क्या है, वो क्या किसी का सरफेस एरिया है, क्या किसी का वो आपका टोटल आपका ओनली डायमीटर है। ये जो वैल्यूज दी जाती है उससे हमको डिसाइड हो जाता है कि हमें वैल्यू कौन सी और किस तरह से उस वैल्यू को हमको यूज करना है। ठीक है, इसके बाद हम ध्यान देते हैं कि जो चीज पूछी जा रही है काउंट करनी है वो किस फार्मूले पर आ जाती है, या वो फार्मूला की क्या वो वैल्यू गिवन है। इन बातों को सबको माइंड में रखते हुए मेंसुरेशन में विशेषकर मैं ये कहूंगा कि, और साथ में फिगर उसका बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है कि आपको हर क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है ना, फिगर से आपका जो एक तरह से माइंड सेट हो जाता है कि इसमें कौन सी चीजें हमें काउंट करनी है, कौन सी गिवन है। और इस सब के बारे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो प्रोवाइड किए हैं उनको आप देखेंगे, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, और आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे पे सॉल्व हो जाएंगे। मैथ्स से में जो आपका डर बना रहता है वो आपका दूर हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियोस हैं वो आप जरूर देखें, ताकि आपको वो आप इजी गोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे एक्सरसाइज के। ठीक है ना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं वो आपको मिलते जाएंगे। और साथ ही में वो जो वीडियोस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो ज़रूरी है कि आप देखें और अपने चैनल को, आप मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। थैंक यू, टेक केयर।